गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑप्शंस हब। और हमारी ये सबसे पहली एजुकेशनल वीडियो है और आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस प्लान्ड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम लोग ऐसे ही कंटेंट आपको देते रहे और आप ऐसे ही सीखते रहे। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी बेसिक से शुरू करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट है वही पूरा बेसिक के ऊपर है। ऑप्शन ट्रेडिंग का फुल बेसिक थोड़ा नॉलेज हम लोग आपको देंगे। सो गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो वर्ड्स आते हैं। सबसे पहला वर्ड हम लोग पीछे का लेते हैं, ट्रेडिंग। इन जनरल ट्रेडिंग होती क्या है, तो इंग्लिश में ऐसी डेफिनेशन है, द एक्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब आपको गूगल पे बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। कोई भी गुड्स मतलब सामान को खरीदने या बेचना है, या फिर किसी सर्विस को, जैसे एसी क्लीन होता है, जैसे रूम सर्विस होती है, जैसे आप होटल चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, वो किसी भी तरीके का सामान खरीदना बेचना या सर्विस खरीदनी बेचनी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। जहाँ ट्रेडिंग होती है वैसी जगह को बोलते हैं हम लोग मार्केट। जैसे मुंबई में जहाँ पे दवाई मिलती है उसको दवा बाज़ार बोलते हैं, जहाँ पे स्टॉक्स मिलते हैं कंपनी के उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, सट्टा बाज़ार बोलते हैं, जहाँ पे हमको ज्वेलरी डायमंड्स मिलते हैं उसको जवेरी बाज़ार बोलते हैं। तो गाइस, इस तरीके से जो स्टॉक मार्केट होता है वहाँ पे हर कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स मिल जाते हैं। ठीक है, अभी एक्जैक्टली स्टॉक्स होते क्या है, तो किसी भी कंपनी में आप कंपनी खरीद नहीं सकते। काफ़ी बड़ी कंपनी होती है, अपने कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ये कंपनी अपने स्टॉक्स को लिस्ट कर सकती है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो उसका ही एक पार्ट होता है वही स्टॉक मार्केट में एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है जिसको हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की पूरी वीडियो हम आपको बेसिक ऑप्शंस ट्रेडिंग का बताएंगे और आपको इस वीडियो के बाद का होमवर्क है कि आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग को ऑब्जर्व करना है थोड़े दिन के लिए। आपको जो भी डाउट्स हो गया आप नीचे कमेंट में हमें पर्सनली पूछ सकते हो। इंडिया में दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस है। वैसे तो काफ़ी बड़े बड़े आपने सुने भी होंगे, एग्जांपल कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है, लेकिन जो नाम चेंज जो बड़े हैं अपने कुछ कारणों की वजह से वो है एनएसई एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले के ज़माने में आपने बहुत सारे पिक्चरों में भी देखा रहेगा, अभी हाल ही एक पिक्चर आई थी जो स्कैम के ऊपर डिपेंड था, उसमें आपने देखा रहेगा कि लोग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करते थे पहले के ज़माने में। अभी ऐसा कुछ नहीं होता, फॉर्म भरते नहीं, सब डिजिटली ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक्स के लिए जो एक जगह है, एरिया है जहाँ पे ये सारे जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ये सब कुछ होता है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी गाइस, आजकल यही चीज़ हमको डिजिटली भी दिख जाती है, हम लोग डिजिटली भी चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो पूरे इंडिया का जो ओवरऑल मार्केट है वो है, और पर्टिकुलर स्टेट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बॉम्बे में बेस्ड है। ओके, अभी हम लोग कुछ बेसिक इसके सब टाइप्स भी देख लेते हैं, कुछ इंडाइसिस देख लेते हैं। इंडाइसिस मतलब समझो कि जैसे स्कूल में सिखाने वाले सारी नॉलेज में सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी तरीके से ट्रेडिंग में ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, अलग अलग दूसरी टाइप की भी ट्रेडिंग होती है, स्टॉक की भी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों का ग्रुप बना के एक इंडाइस बनाया जाता है। ओके, ये जो इंडेक्स या इंडाइसिस होते हैं उसमें दो मेन इंडाइसिस है। सबसे पहला है निफ्टी 50, आपने सुना भी होगा, और एक है बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 क्या है, तो निफ्टी 50 इज अ बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स that represent the weighted average of 50 of the largest Indian companies listed on the NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली सबसे बड़ी 50 कंपनियों के स्टॉक्स के एवरेज निकाले जाते हैं, उनका उतार चढ़ाव का भी एवरेज निकाला जाता है, और निफ्टी 50 को एक मूवमेंट दी जाती है। निफ्टी 50 आपको ग्राफ दिख जाएगा, आप निफ्टी 50 जैसे ही टाइप करोगे कोई भी, अब स्टॉक जीरो, द एंजल और बहुत सारे शेयर खान, बहुत सारे कंपनीज ने अपनी एप्लीकेशन निकाली है, और आप अगर न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ में भी दिखाया जाता है निफ्टी 50 के बारे में। ठीक है गाइस, एग्जांपल रिलायंस है या फिर एचडीएफसी या फार्मास्यूटिकल कंपनीज है कोई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है उसका एक कनेक्शन होता है, कलेक्ट करते हैं उसको साथ में, निफ्टी 50 का एक लॉट बनाया जाता है। अभी आप समझिए कि आप हर एक कंपनी के स्टॉक्स खरीद नहीं सकते इंडिविजुअली, ताकि आपका बजट बढ़ जाएगा। इसके लिए निफ्टी 50 में आप लॉट्स खरीद सकते हो, बट ठीक है उसके बारे में हम लोग बाद में आराम से बात करेंगे। तो निफ्टी 50 में 13 ऑफ द कंट्रीज सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर से। ओके, सेक्टर क्यों रखें, ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो, वरना क्या होगा, अगर एक ही सेक्टर चढ़ रहा है निफ्टी 50 चढ़ेगा, एक सेक्टर गिर रहा है निफ्टी 50 गिरेगा। आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, एकदम धुआंधार चल रहा है, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी से ज़्यादा कंपनियां हैं निफ्टी 50 में, तो निफ्टी गिरेगा, आईटी ऊपर जाएगा। ये सब मिसमैच ना होना, इसके लिए एवरेज हर एक सेक्टर को जगह मिली है निफ्टी 50 में। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑयल गैस, आईटी, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, पावर, मेटल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर गुड्स, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, सीमेंट प्रोडक्शन, पेस्टिसाइड, ये सब को हर एक सेक्टर को जगह मिली है निफ्टी 50 में। हर एक की टॉप की कंपनीज को निफ्टी 50 में ऐड किया गया है, ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो और हमको प्रॉपर मार्केट का अंदाजा मिले, ओवरऑल एवरेज मिले हमको। ठीक है गाइस, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप निफ्टी 50 को इन जनरल याद रख सकते हो। अभी देखो, जो 15 जो सेक्टर्स मैंने बताया ना आपको, वो उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को मिला के वो लोग अपना भी निफ्टी बना रहे हैं। जैसे कि निफ्टी ऑटो होता है, निफ्टी बैंक होता है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस होती है, निफ्टी जो है वो फार्मा होता है, निफ्टी मीडिया होता है, ये सब भी आपको मेरी स्क्रीन पर दिख जाएगा। निफ्टी ऑयल एंड गैस है, तो ये अलग है, ये सेक्टर्स है उसके। ठीक है, निफ्टी मतलब बेसिकली कलेक्शन होता है। निफ्टी को अगर मैं शॉर्ट में लो तो होता है नेशनल 50, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली 50 कंपनियां, या फिर अपने अपने सेक्टर की टॉप की कंपनियां मिला के बनती है निफ्टी 50। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी एक दूसरा इंडेक्स है जो वन ऑफ द टू इंडाइसेस विच इज़ वेरी फेमस। तो बैंक निफ्टी में जैसे नाम बता रहे हैं, बैंक्स का कलेक्शन है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीएन, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी, पीएनबी, फेडरल बैंक जैसे बैंक्स को कॉम्बिनेशन मिला के उनको एक बैंक निफ्टी बनाया जाता है। ठीक है, अभी आप समझिए कि इंडेक्सिस क्यों है।
ऑप्शन ट्रेडिंग के पहले अभी देखो ये सब बातें होने के बाद भी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है वो तो अभी मुद्दा आया ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिक पे ही बात करें तो ऑप्शंस क्या है। बट अभी अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो 50 कंपनी, अगर मुझे लगता है कि आज का मार्केट ऊपर जाने वाला है ओवरऑल, नीचे जाने वाला है ओवरऑल, तो मैं हर एक सेक्टर के बड़े बड़े लॉट्स को खरीद नहीं सकता हूँ, या 50 कंपनी जो है जैसे रिलायंस है, अदानी है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी उसके लॉट खरीद नहीं सकता हूँ। प्रैक्टिकली देखना जाएगा तो खरीद के बेचते बेचते तो काफ़ी टाइम चलाएगा, इंसान बिजी रहेगा। 50 कंपनी के स्टॉक खरीदो, 50 कंपनी के स्टॉक बेचो, इतना पैसा भी चाहिए, इतना मगजमारी भी होगा। ये सब कम करने के लिए एक लॉट बनाया जाता है, ठीक है। वो लॉट आप खरीदते हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये लॉट के ऊपर हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि ये लॉट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को नाम ऑप्शंस ट्रेडिंग बोला गया है। देखिए, स्टॉक्स आर फॉर एवर। आप स्टॉक्स आज खरीद रहे हो, अगर कंपनी टिकी है 10 साल के बाद भी आपके पास वो स्टॉक्स रहेंगे, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, अगर आप भी ये बच्चे की तरह कंफ्यूज हो, हमारे भाई साहब की तरह, तो ऑप्शन ट्रेडिंग इंग्लिश में एन ऑप्शन इज एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज बट डजंट मैंडेट ट्रेडिंग बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल और ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, लाइक सिक्योरिटी, ETF, इंडेक्स फंड एट फिक्स कॉस्ट एंड इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। मैं वापस बता रहा हूँ और हिंदी में समझा रहा हूँ। ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम लोग स्टॉक्स नहीं खरीदते। आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हो, बट ब्रैकेट में क्या लिखा है, बट डजंट मैंडेट, कंपलसरी नहीं है कि आपको खरीदना ही है, ठीक है। उसके बारे में भी आगे फ्यूचर में हम लोग बात करेंगे, बट अभी के लिए याद रखो कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको एक मौका देता है कि बिना स्टॉक खरीदे आप उसमें ट्रेड कर सकते हो बाहर से, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली स्टॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऑप्शंस, अवेलेबल ऑप्शंस, मतलब या तो ऊपर या तो नीचे, ये दो ऑप्शन के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके गाइस, तो एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। जैसे मैंने बोला अभी एग्रीमेंट नाम था, कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला, तो ये होता क्या था। रेबिट भाई साहब की तरह हमारी भी इच्छा हो गई है घर खरीदने की, समझो। ये एक एग्जांपल है, इससे आपको अच्छे से समझेगा। बाइंग ए हाउस इज एवरीवन्स ड्रीम नाउअडेज। तो मुझे भी अपना घर खरीदना है भाई, ठीक है। ये घर के लिए मुझे पैसा चाहिए। मैंने एक जगह देखी है जो मुंबई में तो अफोर्डेबल नहीं है फिलहाल। मुंबई के बाहर मैंने एक जगह देखी जहाँ पे 50 लाख में मुझे अच्छा खासा घर मिल जाता है, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है और यहाँ पे बिल्डर जो है बहुत जल्दी आने वाला है, या फिर समझो कि कोई मेट्रो लाइन बनने वाली है, ऐसी न्यूज़ आई है। इसके लिए मैं वो जगह देखने गया, जगह का मुझे 50 लाख बोला गया है। काफ़ी अच्छा बड़ा बंगलो बनाने का मेरा टारगेट है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क भी है ना भाई। अगर यहाँ पे बिल्डर आ गया, अगर जगह का ग्रोथ हो गया तो जगह का भाव बढ़ेगा, ठीक है। और बिल्डर नहीं आया तो ये जगह का बिल्डर कहीं और गया, या फिर मेट्रो लाइन, प्रोजेक्टेड मेट्रो लाइन जो है वो कहीं और से निकल रही है, हो सकता है जगह का भाव गिर भी जाए। अभी तो एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो ये एग्जांपल को एक्सटेंड करते हैं। लेट्स अज्यूम अ सिनेरियो वेयर आई वांट टू बाय अ हाउस, ठीक है। मैं ऑनर के पास जाऊँगा, घर की जगह देखूंगा, सब 50 लाख में सब मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया देख के। यहाँ पे ऑनर बोलता है कि भाई देखो, मुझे तो ये घर अभी बेचना है क्योंकि मुझे ज़रूरत है पैसों की, ओके। बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं, तो आपने भी अगर कभी घर देखा रहेगा तो आपको पता है कि टोकन सिस्टम होती है। जब घर देखने जाते हैं, जब कार देखने जाते हैं, तो कभी कभी हम लोग टोकन दे देते हैं। जैसे टोकन इज एन एप्रिसिएशन। टोकन एक बोलते हैं ना कि हाँ हम लोग इंटरेस्टेड है और इसका प्रूफ हम लोग दे रहे हैं कुछ पैसे देके, क्योंकि भाई हवा में बात करनी होती तो पैसे कोई इंसान क्यों देता। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की है जो फाइनेंशियल एडवाइजर भी है और प्रॉपर्टी डीलर भी है। तो मैंने उससे जब बात की तो उसने बोला कि भाई देखो, ये जगह का भाव बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो भाई साहब ज़रा संभाल के डील करिए। अभी मैं हो गया हूँ कन्फ्यूज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एग्रीमेंट बनाता हूँ ऑनर के साथ। ये एग्रीमेंट की वैलिडिटी रखता हूँ मैं 6 महीने, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी तो हो नहीं सकती। तो 6 महीने की वैलिडिटी पे हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं 1 लाख रुपये अलग से टोकन दे रहा हूँ ऑनर को। ये एग्रीमेंट क्या बता रहा है, ये अगर पहला सीनियरियो, घर का प्राइस अगर बढ़ के 60 लाख हो गया, फिर भी ऑनर को मुझे ये घर 50 लाख में ही देना पड़ेगा। ऑनर कांट ब्रीच एग्रीमेंट। सेकंड सीनियरियो, अगर घर का प्राइस घट के 40 लाख हो गया, जगह का भाव घट गया, तो भी मुझे 50 लाख में घर लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे होता क्या है, मैं ऑनर को एक एग्रीमेंट बनाता हूँ, हम लोग के बीच में एक डील हो जाती है, और एग्रीमेंट के पेपर मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि 1 लाख तो भाई मैंने दिया है, और वो ऑनर उस पर साइन भी कर लेता है कि अगर ये बंदा मेरे पास वापस आता है तो मैं उसको 50 लाख में ये वाली जगह प्रॉपर्टी दे दूंगा। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो मेट्रो प्रोजेक्टेड लाइन है और जहाँ पे बिल्डर जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये चीज़ें फास्ट हो रही है। पहला सीनियरियो है कि चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान चली गई और घर का भाव या फिर जगह का भाव बढ़ के हो गया है 60 लाख। अभी मैं वो ऑनर के पास जाऊंगा, ये एग्रीमेंट दिखाऊंगा और मैं उसको बोलूँगा भाई देख, अपना डील हुआ था, तेरे को मैंने 1 लाख रुपये दिए, अभी ये जगह तुझे मुझे 50 लाख में देनी पड़ेगी। ऑनर बोलेगा चलो ठीक है डन, आपका जगह ये आपका हुआ, आप मुझे 50 लाख हैंड ओवर कर लो। गाइस यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा फायदा है। हालांकि जगह मैं 50 लाख में ही ले सकता था, मैंने एक्स्ट्रा 1 लाख दिए, लेकिन गाइस अभी मैं अश्योर्ड हूँ कि मेरी जगह की वैल्यू 60 लाख है, ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है गाइस। सिर्फ 1 लाख खर्चा करके मैंने अपना अच्छा खासा 10 लाख रुपये का नुकसान भी बचाया, मतलब मैंने होल्ड भी किया। दूसरा सीनियरियो ऐसा है, तो मैं जब समझो पहला सीनियरियो में जब मैं ऑनर के पास जाता हूँ तो मेरा डील हो गया, चलो ठीक है, बड़ा मजा आया, अच्छा डील हुआ, मेरा सब अकॉर्डिंग टू प्लान गया, और मेरे को वो 60 लाख की जगह फिलहाल की ओल्ड प्राइस 50 लाख में मिल गई। ये हो गया, चलो मेरे दोनों हाथ में लड्डू हो गए, अंत बला सब बला। दूसरा सीनियरियो देखते हैं, दूसरे सीनियरियो में कुछ ट्विस्ट हो गया। वो जो बिल्डर जो आने वाला था जगह पे बिल्डिंग बनाने के लिए, वो तो आया नहीं, और मेट्रो की जो प्रोजेक्टेड लाइन थी वो भी कहीं और से निकल गई, तो मेरे घर की जो वैल्यू थी, मेरे जो जगह की वैल्यू थी, वो हो गई घट के 40 लाख। गाइस अभी क्या लगता है, जब जगह की वैल्यू 40 लाख है, मैंने 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो मैं क्या ऑनर के पास जाके 50 लाख में वो जगह खरीदूंगा? यस डेफिनेटली, द आंसर इज नो। वो कॉन्ट्रैक्ट में फाड़ के फेंक दूंगा, मैं कहीं और जाऊंगा जहाँ पे मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट हुई है, और वहाँ पे मैं 50-55 लाख डाल के एक नई जगह देखूंगा। मैं वो ऑनर के पास जाऊंगा ही क्यों? अभी यहाँ पे देखिए, हालांकि मेरा 1 लाख रुपया तो वेस्ट गया, लेकिन उसके सामने मेरे 9 लाख रुपये तो बच गए। कैसे? अगर मैं वो 50 लाख की जगह ले लेता तो आज उसकी जगह की वैल्यू होती 40 लाख, मेरा 10 लाख का घाटा होता और मुझे वो जगह बेचनी पड़ती, क्योंकि मेट्रो लाइन वहाँ से नहीं जा रही, बिल्डर वहाँ पे नहीं आएगा। तो 1 लाख देके मैंने अपने 9 लाख बचाए, क्योंकि
इस कहते हैं ना शाहरुख भैया हमारे कह के गए कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा नुकसान हुआ है भाई 1 लाख का, लेकिन मेरी जो ये है जगह है वो तो मेरी बच गई, वो तो मैंने खरीदी नहीं, मैं कहीं और जगह खरीद रहा हूँ। तो डेफिनेटली फ्यूचर में मैं 1 लाख अपने जगह की में जब वैल्यू बढ़ेगी दूसरी जगह में 1 लाख मेरा कंपनसेट हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन मैंने अपने 9 लाख बचा लिया, तो मैं हारा, लेकिन फिर भी मैंने अपना कुछ एक फिक्स अमाउंट ही दिया, मैं अपना पूरा जो है पैसा नहीं दिया। अगर मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स खरीद रहा हूँ और निफ्टी 50 क्रैश हो रहा है, गिर रहा है, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे पुराने प्राइस में जो कि काफ़ी ऊपर रहेंगे। और हर एक कंपनी का जो लॉट साइज होता है, कोई कंपनी एक एक दो स्टॉक्स नहीं देती, उनके लॉट्स काफ़ी बड़े होते हैं। ये लॉट्स मुझे खरीदने पड़ेंगे, तो मेरे को तो करोड़ों रुपए लगेंगे पूरे निफ्टी 50 के सारे लॉट्स खरीदने के लिए। ठीक है गाइस, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां 100, 200, 20, 50 ऐसे लॉट्स देती है। इतने स्टॉक्स खरीदते खरीदते तो मेरा एक्चुअली घर बेचना पड़ेगा। तो जो उसके ऊपर हम लोग जो एग्रीमेंट बनाते हैं ना, वो एक फिक्स अमाउंट का होता है, जो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा। अमाउंट अंदाजन कितना हो सकता है, उतना ही रुपया मैं दूंगा और मेरा लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा। अभी गाइस ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इसकी अहमियत समझिए, ये मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। जो पहला सीनियर देखिए कि घर की प्राइस ना बढ़ रही है, जो बिल्डर आने वाला है वो न्यूज़ कंफर्म हो गई है, लेकिन मेट्रो लाइन की न्यूज़ अभी भी पेंडिंग है। या फिर चलो मान लेते हैं कि चलो मेट्रो लाइन की भी प्रोजेक्ट न्यूज़ आ गई है। अभी जो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले महीने में ही मेरे फ्रेंड को पता चल गया, जो प्रॉपर्टी डीलर था। उसने मुझे बोला कि भाई देख, तूने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो 1 लाख का है, इसके सामने तुझे जगह मिल रही है 50 लाख की, तो मतलब तेरा जो फायदा हो रहा है वो 60 लाख की जगह पे अभी से ही तेरा 10 लाख का फायदा हो रहा है, और तूने उसके ऊपर 1 लाख दिया, मतलब 9 लाख तेरे बचेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट तू मुझे दे दे। तूने जो 1 लाख दिया है उसके बदले में तुझे डबल पैसा देता हूँ, 2 लाख रुपए। मैं बोलूँगा कि भाई उससे तेरा क्या फायदा, तो वो बोलेगा 60 लाख की जगह मुझे 50 लाख में मिलेगी, और ये 2 लाख, मतलब कि 52 लाख में मुझे पूरी जगह मिल जाएगी। मेरा अभी भी 8 लाख का बच रहा है, 8 लाख बच रहे हैं। अभी गाइस ये बात को समझिए, मैं उसको ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई तू रुक जा। कोई और बंदा मेरे पास आएगा, बोलेगा यही कॉन्ट्रैक्ट के मैं आपको 5 लाख देता हूँ। अभी गाइस समझिए, अगर मैं कोई ये कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख में बेचता हूँ तो मेरा फायदा हो गया 4 लाख का। मुझे घर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे मैंडेटरी नहीं है कि मैं घर खरीद के ही दूसरों को बेचूंगा, कॉन्ट्रैक्ट भी बेच सकता हूँ। सामने वाले बंदे का फायदा क्या है कि उसको ये जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके बेसिस पे वही जगह वो वाले बंदे को 60 लाख की जगह 50 लाख में मिलेगी। 5 लाख उसने मुझे दिए, मतलब 55 लाख की हो गई। अभी भी वो जगह पे वो अपने 5 लाख बचाएगा। ठीक है, इस पर डेफिनेटली अगर लॉस हो रहा है बाद में मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो 1 का 5 लाख बन गया, मुझे घर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये 5 लाख का मैं कुछ और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करूंगा अपने लिए, और मेरा अपना तो बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा हो गया बिना घर खरीदे। इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग की डेफिनेशन में आपको बताया गया था कि इट डजंट मैंडेट ट्रेडिंग बिटवीन 2 पार्टीज, चाहे मैं और मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर फ्रेंड हो या कोई और हो, टू बाय और सेल और ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब यहाँ पे होता है वो पेपर जिस पे एग्रीमेंट हुआ है, जिस पे मैंने टोकन दी 1 लाख की, तो वो एक सिक्योरिटी है मेरे लिए। तो पहला जो आपका था सिक्योरिटी, इंडेक्स फंड है, फिक्स प्राइस पे मुझे लेना देना है जो भी है। तो गाइस रेबिट भैया खुश है क्योंकि ये सब पैसा उसका बचा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस थे और वो ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ सकता था। तो शाहरुख भैया आप भी शांत हो जाइए, हम लोग यहाँ पे मार काट करने नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। हाउ पीपल कम टू नो अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आपको कैसे पता चला? देखो ज़्यादातर लोगों को पता चलता है किसी और के मुंह से, उसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, जो फोकट में होती है आजकल। हर कोई अपना ज्ञान देता है, तो लोग अपने आपको बताएंगे कि भाई मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना बनाया, ऐसे बनता है, इतना फास्ट होता है। या फिर आप यूट्यूब पे देखोगे, या फिर आपको ट्रेडिंग नॉर्मली करते हो तो आप यू मस्ट हैव एनकाउंटर दिस थिंग एनीवेयर इन बिटवीन कि कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, तो अलग अलग तरीके से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं। लेकिन चीज़ जो ऑप्शन ट्रेडिंग को, ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करके ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ होता है पैसा। जैसे अपने राजू भैया, पैसा ही पैसा होगा, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। राइट नॉलेज के बिना अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसोगे तो आपकी हालत हेरा फेरी के एंड पार्ट जैसी हो जाएगी। बीच में जो करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलती है वैसी नहीं होगी। तो हेरा फेरी पार्ट 2 बनने से पहले ही आप करेक्ट नॉलेज लो। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको रेगुलर ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। एंड डेफिनेटली यार नॉलेज होगी तो आप अपना पैसा कोई भी फील्ड में बना सकते हो। यस, कोई भी फील्ड में आप अपना पैसा बना सकते हो, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो राजू के पास थी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। डेफिनेटली पैसा बहुत बनता है। अगर मैं आपको बोलूँ तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज द फास्टेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी। ठीक है, इन ट्रेडिंग सिस्टम, लेकिन नॉलेज होनी जरूरी है, वरना जो ट्रेडिंग होती है वो गैम्बलिंग बन जाती है। हम लोग गैम्बलिंग करने के लिए नहीं आए, हम लोग सट्टा लगाने के लिए नहीं आए, हम लोग लॉटरी पे नहीं खेल रहे, हम लोग लक पे नहीं खेल रहे, हम लोग नॉलेज पे खेल रहे हैं। हम लोग नॉलेज पे हम लोग जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, इसका हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को और भी कुछ बोला जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव मार्केट या फिर डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अभी डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल एसेट था ना, जो ट्रेड्स थे, जो स्टॉक्स थे, वो तो हम खरीद ही नहीं रहे। वो स्टॉक्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ और ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, तो ये डिराइव हुआ है अपने ओरिजिनल प्राइस से, इसके लिए उसको डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी बोला जाता है। तो मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट फॉर डेरिवेटिव्स आर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंडेक्सेस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, हम लोग मार्केट इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं। यही चीज़ अगर पर्टिकुलर स्टॉक्स में होती है, जैसे रिलायंस, अदानी वगैरह में, टाटा में, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक्स के ऊपर डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रही है। तो स्टॉक्स की भी अपनी भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, स्टॉक्स की भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। लेकिन हम लोग जब इंडेक्सेस की बात करें तो हम लोग निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, और भी इंडेक्सेस है। ऐसा नहीं, जैसे हम लोग निफ्टी 50 में देखा ना, सब सेक्टर वाइज इंडेक्सेस थी, हम लोग उस पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लोग निफ्टी मेटल में भी ट्रेड करते हैं खाली, निफ्टी ऑयल एंड गैस में भी ट्रेड करते हैं खाली। तो आप कौन से भी इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते हो गाइस। लेकिन इन जनरल हम लोग पहले नॉलेज के लिए बात करेंगे इंडेक्सेस की, जो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, उसमें भी पर्टिकुलर निफ्टी 50 की, क्योंकि वो मेरा पर्सनल फेवरेट है ना। बैंक निफ्टी में भी आप ट्रेड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज तो सेम ही रहेगी।
आगे बढ़ते हैं, व्हाई डू पीपल ट्रेड ऑप्शंस। भाई देखो ऑप्शंस ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके 2 पॉइंट। ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग क्यों घुसते हैं भाई? सबसे पहला होता है लेवरेज, क्योंकि आपको 100 शेयर्स जो है जो उसके नीचे है, जो 100 शेयर्स जो है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के नीचे दबे हुए, एग्जांपल है, वो खरीदने की आपको जरूरत नहीं। रिलायंस का एक शेयर 2,500 का है, उसका लॉट अगर 100 शेयर का लॉट है, आप 2.5 लाख रुपए के शेयर तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप 23,000 रुपए देके एक लॉट रिलायंस का ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। आपका फायदा अभी देखो, रिलायंस अगर ऊपर जा रहा है, आप एक लॉट खरीद रहे हो, रिलायंस अगर 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो शायद आप 2.5 लाख के ऊपर जितना कमाते ना, उतना ही आप 23,000 देके भी कमा सकते हो या 25,000 देके भी कमा सकते हो। इसके लिए हमको लेवरेज मिलता है। लेवरेज मतलब क्या? उसका यूज करना। 100 शेयर्स का यूज करके हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, इसके लिए उसका लेवरेजिंग होता है। और दूसरा होता है कैपिटल सेविंग, जैसे अभी हम लोग ने बोला कि भाई 2.5 लाख डालने की जरूरत है, 25,000 डालो एज अ टोकन, ठीक है, एज अ कॉन्ट्रैक्ट, एज अ प्रीमियम, उसका जो कुछ पैसा दे रहे हो आप, तो 2.5 लाख का नुकसान नहीं होता अगर वो स्टॉक कल उठ के गायब हो गया तो, या फिर आपको होल्ड करना नहीं पड़ता, फटाक से आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। यू डोंट हैव टू वेट इवन फॉर समटाइम इवन फॉर मिनट्स, कभी-कभी सेकंड्स में ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका फायदा होता है, आप निकल सकते हो। और आपके ऊपर है भाई, आपको कितना फायदा चाहिए। आप होल्ड, आपको अगर लगता है कि आपकी नॉलेज सही है और मार्केट बड़ा ऊपर जाएगा या बड़ा नीचे गिरेगा, डेफिनेटली इसमें मार्केट नीचे गिरता है तो भी फायदा होता है, जो स्टॉक्स में नहीं होता है। तो ये एक अलग अपना बेनिफिट है ऑप्शन ट्रेड करने का। ये आपको समझेगा कि मार्केट नीचे हुए गिरते मार्केट में कैसे पैसा बनता है, ये भी आपको ये वीडियो में समझ जाएगा। आगे देखते हैं तो 2 सिस्टम होती है, अमेरिकन वर्सेस यूरोपियन सिस्टम। जब आप अपना कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का एप्लीकेशन खोलोगे, एग्जांपल है अपस्टॉक्स है, ज़ेरोदा है, जो भी है, बहुत सारे हैं, मैं एक पर्टिकुलर रेकमेंड नहीं करता, अपनी अपनी चॉइस है। ग्रो में भी होता है, एंजल ब्रोकिंग में भी होता है, एंजल वन हो गया अभी वो, शेयर खान में भी होता है, हर एक की अपनी एप्लीकेशन है। तो आप 2 सिस्टम होते हैं, अमेरिकन सिस्टम एंड यूरोपियन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम, अभी दोनों में ना मेजर एक ही डिफरेंस है, लिखावट सेम है। तो क्या लिखा है? अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑप्शन है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ सेम है, बट डिफरेंस आर इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस, ऑनर ऑफ द अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन मैं एक्सरसाइज एट एनी टाइम बिफोर ऑप्शन एक्सपायर्स, जो हम लोग करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक्सपायर खत्म होने तक, जैसे कि उस घर का एग्जांपल ले लो, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है 1 लाख का, अगर मुझे 3 महीने में पता चल गया कि बिल्डर भी आ रहा है, मेट्रो भी आ रही है, तो मैं तीसरे महीने जाकर घर खरीद लूंगा, मैं 6 महीने तक क्यों रुकूं? ठीक है, तो मैं उस, और या फिर मुझे बेचना है तो मैं किसी और को भी पहले महीने भी बेच दूं 2 लाख रुपए कमा के, तो मुझे वेट नहीं करना पड़ता फॉर द एंड ऑफ 6 मंथ। एग्जांपल है, यहाँ पे वो यही बता रहा है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, चाहे उसका टाइम पीरियड जो भी है, क्योंकि एक्सपायरी होती है हर एक चीज़ की। यहाँ पे स्टॉक्स लाइफ टाइम होते हैं, ऑप्शंस लाइफ टाइम नहीं होते, ऑप्शंस आपको फिक्स टाइम में ही एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो ये क्या बता रहे हैं, अमेरिकन सिस्टम में आप इन बिटवीन भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार कोई भी कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन यूरोपियन सिस्टम जो होता है उसमें आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ तक? जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, जब एक्सपायरेशन होता है तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, वरना एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यू टू होल्ड इट, विच इज अ बैड थिंग। अगर मुझे लगता है कल मार्केट ऊपर जाएगी, परसों गिरेगी, या फिर मुझे लग रहा है कल मार्केट ऊपर जाएगी, कल न्यूज़ आती है कि भाई मार्केट गिरने वाली है बहुत जल्दी और नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, तो मैं अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेच सकता हूँ ना। आई डोंट हैव टू वेट, और मैं अपना नुकसान करते हुए क्यों देखूँ? ठीक है, इसके लिए अमेरिकन जो पैटर्न होता है, इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्रेड विद। ऑल द मोस्ट इक्विटीज ऑप्शंस आर अमेरिकन स्टाइल, विच इज अ गुड थिंग। इसके लिए हम लोग जिंदा है भाई, वरना हम लोग तो मर जाते हैं। मेनी ब्रॉड बेस्ड इक्विटीज इंडाइसेस इंक्लूडिंग द S&P 500 जो अमेरिका में चलता है, यूएस में चलता है, हैव एक्टिवली ट्रेडेड यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस। क्या जो मुद्दे की बात है वो हम लोग अमेरिकन पैटर्न फॉलो करते हैं, हम लोग कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी इसमें 2 मेन वर्ड्स याद रखिए, कॉल एंड पुट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको लग रहा है कि आप जो है बुलिश हो, बुलिश मतलब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट में बढ़ोतरी आएगी, मार्केट में खरीदी आएगी, ठीक है, तो आप कॉल या फिर आप बुलिश रहोगे, आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे वो कॉल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाने वाला। दूसरी साइड, अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगी, मार्केट में बिकवाली आएगी, तो आप होते हो बेयरिश, क्योंकि बेयर स्लो होता है, बुल फास्ट होता है। बुल जो होता है उसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है, बेयर जो होता है वो नीचे के डायरेक्शन, मतलब मार्केट को गिराना चाहता है। ये वर्ड्स आपने पहले भी सुने होंगे, बट याद रखिए, बुलिश मतलब मार्केट ऊपर, बेयरिश मतलब मार्केट नीचे। तो बुलिश के टाइम कॉल खरीदने होते हैं या फिर कॉल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो मार्केट को ऊपर का डायरेक्शन में ट्रेड करना दिखाते थे हम लोग को, और बेयरिश या फिर पुट मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला है। ठीक है, तो कलर भी मैंने उसी हिसाब से रखे हैं। कॉल ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज ऑप्शन होल्डर बायर्स टू बाय शेयर्स टिपिकली एट द स्ट्राइक प्राइस। अभी स्ट्राइक प्राइस वगैरह हम लोग देखेंगे, और उसको लॉन्ग भी बोलते हैं और उसको बुलिश भी बोलते हैं। ठीक है और कॉल ऑप्शन अगर देखो, अगर कोई सेल कर रहा है ना तो उसको राइटर बोलते हैं। तो अगर कॉल ऑप्शन कोई बेच रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेरिश होना। कॉल ऑप्शन कोई खरीद रहा है जो चाहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश। और पुट में भी ऐसा, अगर पुट ऑप्शन आप खरीद रहे हो तो आप हो जाते हो बेरिश। अगर पुट आप किसी और को बेच रहे हो, आपको लगता है कि मैं पुट बेच रहा हूँ, मार्केट ऊपर जाएगा इसके लिए मैं पुट बेच रहा हूँ, और कोई बंदा पुट खरीद रहा है वो अपना नुकसान करवाएगा, तो मैं पुट कब बेचूंगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। मैं पुट कब खरीदूंगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। सॉरी, जब मैं कॉल कब खरीदूंगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। कॉल खरीदना और पुट बेचना मतलब मार्केट ऊपर जाना, मैं बुलिश हूँ। पुट खरीदना या कॉल बेचना मतलब मैं नेगेटिव हूँ, मार्केट नीचे जाएगा, मेरे सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, मार्केट नीचे जाएगा, उसको बोलते हैं बेरिश। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखें, अपोजिट चीज़ है। कॉल खरीदना या पुट बेचना सेम होता है। कॉल खरीदना पुट खरीदना अपोजिट है, कॉल बेचना पुट बेचना अपोजिट है। कॉल खरीदना पुट बेचना सेम है, पुट खरीदना कॉल बेचना सेम है। आप लिख के रखिए, धीरे धीरे आपको समझेगा। आपके लिए आपको इसके लिए ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, मार्केट में काफ़ी अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ें। तो यूरोपियन सिस्टम में या फिर अमेरिकन सिस्टम में देख लीजिए, बेसिकली लिखते कैसे, देखो ये पैटर्न से में चाहे यूरोपियन हो कि अमेरिकन हो, बट ठीक है आप याद रखिए कैसा है। XYZ 6 अक्टूबर 17,000 सी। देखिए काफ़ी कंफ्यूजन है। XYZ जो होता है वो कंपनी का नाम होता है और एसेट होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करें तो निफ्टी 50 का 6 अक्टूबर का, ठीक है, 17,000 का कॉल, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है XYZ इज अ कंपनी, डेट लिखी है और एंड में स्ट्राइक प्राइस लिखी है। अभी का प्राइस समझो कि निफ्टी 50 का है 17,100 का समझो, या फिर सॉरी 16,900 का, या फिर 16,950 का प्रिसाइजली। अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी का 16,000 का सॉरी निफ्टी का 6 अक्टूबर का 17,000 का कॉल खरीदूंगा। और अगर मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो निफ्टी का 6 अक्टूबर का 17,000 का पुट खरीदूंगा।
ओके, तो ये पैटर्न लिखने का सेम ही रहता है। अभी ये निफ्टी के बदले बैंक निफ्टी भी हो सकता है, रिलायंस भी हो सकता है, अदानी भी हो सकता है, या कोई XYZ कंपनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। प्रीमियम हम लोग जो देते हैं तो प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज अमाउंट दैट यू पे फॉर द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने घर के जो एग्जांपल में 1 लाख रुपए देता था उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। और द प्रोसीड्स दैट यू रिसीव फ्रॉम द सेल, मतलब आप बेच रहे हो तो प्रीमियम आप लेते हो, अगर आप खरीद रहे हो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो आप तो प्रीमियम आपको देना पड़ता है। टर्म्स कोई है जो आप समझ लीजिए। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, जो निफ्टी का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो क्या था, या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था। अगर मार्केट मूविंग है, मार्केट चल रहा है, अभी जैसे मैंने बोला कि मार्केट है 16,975 पे, तो स्पॉट प्राइस क्या हुआ? स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब वही स्पॉट पे प्राइस क्या हो गया? 16,975 का। स्ट्राइक प्राइस मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो स्ट्राइक मतलब मैं हिट का करना चाहता हूँ, 17,000 को हिट करना चाहता हूँ। हिट करना मतलब स्ट्राइक प्राइस होता है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है? टारगेट प्राइस होता है 17,000 का कॉल। स्पॉट प्राइस क्या है? 17,975। अगर वो मार्केट नीचे गिरने वाला है तो स्पॉट प्राइस तो सेम रहेगा, लेकिन स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा 16,950 का निफ्टी में, वो भी आगे देख लेंगे। कॉल ऑप्शन में क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम स्पॉट प्राइस बनाता है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस जो होता है 17,000 का, उसके ऊपर कुछ प्रीमियम रहेगा। अभी 17,000 का स्ट्राइक प्राइस समझो कि 150 रुपया है, उसके ऊपर प्रीमियम का थोड़ा पैसा पकड़ लो तो अपना बनता है स्पॉट प्राइस का एक्चुअल अमाउंट बनता है, ठीक है। ये सारा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिलहाल आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको काफी चीजें समझेगी। एंड में वीडियो के एंड की कुछ स्लाइड्स आपको ये भी सब एक्सप्लेन कर देगी। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जिसके लिए अपन है, सॉरी प्रॉफिट के लिए अपन है, लॉस के लिए नहीं है, ठीक है। अपने साथ रहोगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस निकाल लोगे तो आपको प्रीमियम का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। वही इक्वेशन आगे पीछे मैंने बनाया। तो प्रीमियम क्या होता है? देखो यार 17,000 है, अपना टारगेट है 16,975 चल रहा है, तो 25 रुपये प्रीमियम है, लेकिन ये डे वाइज प्रीमियम चेंज होता है। प्रीमियम जो होता है वो हर रोज का बदलता रहता है, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब टाइम के हिसाब से प्रीमियम जो होता है वो गलता जाता है, वो कम होता जाता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम डीके कर होना। डीके मतलब सड़ना, यहाँ पे कम होना। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने मंडे को बनाया है 16,975 पे मार्केट है, 17,000 का कॉल खरीदा, मार्केट पूरी दुनिया घूम के उसी हफ्ते के गुरुवार को मार्केट 16,975 पे वापस आता है, आपको लगता है कि वो प्रीमियम उतना ही हुआ रहेगा? वो काफी 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 कम हो गया रहेगा। अगर मेरी थर्सडे एक्सपायरी की ही कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी अगर थर्सडे की, तो शायद वो प्रीमियम कुछ रुपए ही बचा रहेगा, जबकि मंडे को वो 100-125 रुपए भी हो सकता है। तो इस नेचुरल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टाइम डीके, ठीक है गाइस। OI मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, जो कि ओपन इंटरेस्ट मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट पे इंटरेस्ट कितना है। IB मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, धीरे धीरे आपको वीडियोस में समझेगा, नहीं समझा तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू, जो मैंने बताया कि अगर थर्सडे एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है और मैं मंडे को उसको खरीद रहा हूँ, तो उसकी भी एक टाइम वैल्यू होती है, जो होती है उसकी वजह से आपको थोड़ा प्रीमियम हैवी मिलेगा। अगर आप यही चीज़ होल्ड करोगे तो थर्सडे तक भले आपका स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस अभी भी सेम ही हो, मार्केट पूरा घूम के उसी दिन भी सुबह को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, शाम को आप देखोगे कि मार्केट वापस उधर ही आ गया है, लेकिन आपका जो प्रीमियम था, आपका लॉस था, वो दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि आपने होल्ड किया है ना। जैसे कि घर के कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जून के लिए 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, जनवरी में बिल्डर आ जाता ना तो मुझे 1 लाख का 9 लाख 8 लाख 7 लाख 5 लाख 6 लाख कुछ भी मिल सकता था। लेकिन बिल्डर अगर 6 महीने के बाद आने का डिसाइड करेगा, या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट 6 महीने के बाद होगा, तो टाइम डीके होगा, शायद उसका मुझे 1 लाख का 9 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी को भी पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, बैठ के डील करनी पड़ेगी, तब तक तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो जाएगा। तो फिर कोई पार्टी रेडी नहीं होगी कि उसका मुझे 1 लाख का 5 लाख 6 लाख दे, शायद 1 लाख का 2 लाख ही मिलेगा, या फिर शायद 1 लाख का 90,000 भी मिलेगा, अगर मैं एंड में कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा हूँ। क्योंकि मेरा डर, मेरा फियर भी होगा ना कि कल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है और अब तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, और मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी वो तो टाइम के हिसाब से खराब हो गई, क्योंकि जब एक्सपायरी जिस चीज़ की पास आने लगती है उस चीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। चाहे वो आपके घर का टूथपेस्ट हो, चाहे आपके घर का साबुन हो, चाहे दवाई का पैकेट हो, चाहे आप मार्केट से कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हो, जब एक्सपायरी पास होती है, कॉन्ट्रैक्ट ही चाहे क्यों ना हो, एक्सपायरी पास, उसकी वैल्यू कम। एक्सपायरी लंबे की होती है, अगर अभी भी बहुत टाइम बाकी है तो प्राइस उसका ज़्यादा रहेगा। तो टाइम डीके एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट के अंदर। पहली बात होती है जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मेजर ऑफ अ ट्रू वैल्यू ऑफ द राइट द ऑप्शन रिप्रेजेंट, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस। तो जैसे 16,975 पे हूँ मैं, 17,000 का मेरा स्ट्राइक प्राइस था, अगर मार्केट 17,000 पे डॉट पहुंच गया ना, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट बढ़ गई है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या बता रहा है? 17,000 के ऊपर जाना चाहिए मार्केट। तो अगर 17,000 के मार्केट ऊपर जाना चाहिए, आपको क्या लगता है 16,900 पे अगर मैं 17,000 का कॉल खरीदूंगा, उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा कि 16,950 पे ज़्यादा रहेगा? डेफिनेटली 16,950 पे कॉल ऑप्शन 17,000 का ज़्यादा वैल्यू वाला रहेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे पास आ गया है ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गई है उस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। अगर मैं 16,500 पे 17,000 का कॉल खरीद रहा हूँ, भाई 500 पॉइंट दूर है मार्केट, तो डेफिनेटली मुझे उसका भाव उतना नहीं मिलेगा। अगर 16,990 पे मैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूँ तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो अपने टारगेट प्राइस से सिर्फ 10 ही पॉइंट दूर है, इजीली अचीव हो सकता है। प्लस टाइम वैल्यू भी होती है। अगर मैं पहली तारीख को 30 तारीख का, अगर मैं समझो मार्केट 16,975 पे है और मैंने ये महीने की पहली तारीख को मंथ एंड का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और मैंने जस्ट लिखा है कि मार्केट 25 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो गाइस इजीली ऊपर जाएगा 25 पॉइंट, ठीक है। तो 30 दिन रुकने की जरूरत नहीं, हो सकता है वो मंडे के ऊपर जाए, ट्यूसडे के ऊपर जाए और मेरा टारगेट हिट हो जाए, इसके लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। लेकिन 16,975 पे अगर मार्केट है और मैं 18,000 का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, 18,000 के कॉल का मतलब मुझे लगता है मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी, तो डेफिनेटली टाइम का भी उसका जो ये है 30 दिन के हिसाब से वैल्यू कम होगा, शायद वो मुझे कुछ ही रुपए में कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, लॉट पड़ जाए, और जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी वो भी कम रहेगी गाइस, ठीक है। ये नहीं समझा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। इन शॉर्ट वापस एक बार बता देता हूँ, अगर हम जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस पे, टारगेट प्राइस के पास आते हैं, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम लोग टाइम बहुत जल्दी टारगेट के पास आ गए तो टाइम की भी वैल्यू बढ़ेगी, जितना डिले करेंगे टाइम के हिसाब से प्रीमियम की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अपना गोल क्या रहना चाहिए? मार्केट तुरंत अपने टारगेट प्राइस पे पहुंच जाए एज सुन एज पॉसिबल। जितना लेट करेगा, जितना टारगेट लंबा रहेगा, उतना प्रीमियम देना पड़ेगा, मार्केट उतना अपना बोलते हैं ना रेंट लेते रहेगा, ठीक है। मार्केट उतना प्रीमियम खाते रहेगा, प्रीमियम डीके होते रहेगा।
ठीक है गाइस। तो एज सुन एज पॉसिबल टारगेट हिट होना जरूरी है, उसके लिए टारगेट भी कम रखो और टाइम भी अच्छा खासा सोच समझ के ही लो। अगर आप ये वीक के एंड का कॉन्ट्रैक्ट लोगे और आप सोचोगे कि बैंक निफ्टी जो है वो 1000 पॉइंट ऊपर गया है बहुत बार, लेकिन बहुत रेयर सिनेरियो है, नहीं गया तो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरा प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएगा, आपका सारा का सारा प्रीमियम चला जाएगा। इसके लिए टाइम और उसकी वैल्यू दोनों की इंपॉर्टेंस है। और 3 चीज़ है, एट द मनी, इन द मनी, ऑन द मनी। अभी एक एक चीज़ को हम लोग अलग से समझेंगे। इन द मनी मतलब क्या होता है? इन द मनी स्टैंड्स फॉर इन द मतलब ITM स्टैंड्स फॉर इन द मनी। इन द मनी ऑप्शंस आर दोस ऑप्शंस दैट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। एट द मनी ATM स्टैंड फॉर एट द मनी। यहाँ पे कोई ATM मशीन नहीं है, ये एट द मनी है। वो है एट द मनी कब बोलेंगे? जब स्ट्राइक प्राइस अपने स्पॉट प्राइस के एकदम नज़दीक है, मतलब कि अगला टारगेट अपना स्ट्राइक प्राइस ही है। हम लोग स्पॉट प्राइस के अगले टारगेट पे ही खड़े हैं, ठीक है। स्पॉट प्राइस का अगला टारगेट जो है वही अपना स्ट्राइक प्राइस है, तो उसको बोलेंगे एट द मनी। आउट ऑफ द मनी कब बोलेंगे? मार्केट खड़ा है 16,975 पे, आप ले लो 18,000 का कॉल, वो आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। तो मैं एक वैल्यू बता रहा हूँ, इसके आगे भी आपको बताऊँगा, आपको समझेगा धीरे से। ये देखो, ये भाई इस तरीके से आपको ग्राफ बहुत सारे मिलेंगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। और ये ग्राफ अगर आप देखो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा इसको समझाने के लिए। लेकिन ये ग्राफ देखने के बाद भी ना मेरी हालत क्या ऐसी हो गई थी। तो ये ग्राफ हमको नहीं समझने, पहले ग्राफ तब समझोगे जब आपका बेसिक थोड़ा नॉलेज होगा। डायरेक्ट ग्राफ में आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ईजी तरीका बता रहा हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, समझ लो कि निफ्टी 50 अभी के लिए खड़ा है 9,250 पे या फिर 9,275 पे। देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे स्पॉट प्राइस लिखा है, आई गेस स्पॉट प्राइस नहीं लिखा है, लेकिन चलो मान के चलते हैं कि मार्केट अभी खड़ा है 9,250 पे, ठीक है। तो 9,250 का कॉल खरीदना या पुट खरीदना आपके लिए एट द मनी होगा। ओके गाइस, मान लीजिए मार्केट खड़ा है 9,240 पे, अगला टारगेट निफ्टी 50 में 50 पॉइंट के लॉट होते हैं, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के लॉट होते हैं। अगर मार्केट खड़ा है 9,240 पे निफ्टी में, अगला टारगेट होता है कॉल के लिए 9,250 और पुट के लिए 9,200, ठीक है गाइस। अरे ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, मैं लिख देता हूँ। अगर मार्केट खड़ा है 9,240 पे और अपना 50-50 पॉइंट का टारगेट होता है निफ्टी में, ठीक है। तो 9,240 में अगला टारगेट कॉल के लिए बनता है कॉन्ट्रैक्ट का 9,250, सॉरी 50, और पुट में बनता है 9,200। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा? 9,250 का कॉल या 9,200 का पुट एट द मनी गिना जाएगा। समझ रहे हो आप? हालांकि अभी का अगर मार्केट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी का मार्केट कुछ 17,000 के आसपास है, तो वो भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मार्केट, इसको पहले थोड़ा भाई साहब को छोटा कर देते हैं। अगर मार्केट खड़ा है 16,975 पे इन निफ्टी, ठीक है, 16,975, सॉरी ये मेरा एक्स्ट्रा हो गया। तो निफ्टी में जहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट होता है, अगर मुझे कॉल खरीदना, अगर मुझे कॉल का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना एट द मनी में, तो होगा 17,000 का, ये होगा एट द मनी। और 17,000 के आगे का होगा आउट ऑफ द मनी। 17,050, 17,100, 17,150, 17,200 बहुत लोग खरीदते हैं, बट आउट ऑफ द मनी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन टू बाई। हमें हर बार एट द मनी डील करना होता है अंटिल अनलेस आपको स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो। इंट्राडे में जनरली हम लोग एट द मनी ही डील करते हैं, क्योंकि उसमें फटाफट प्रॉफिट होता है, तेज़ी से प्रॉफिट होता है। अभी ये तो हो गया कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होगा एट द मनी का? देखिए 17,950 का पुट एट द मनी होगा और उसके नीचे आउट ऑफ द मनी होगा 17,900, 17,850, 17,800, जैसे जैसे मैं नीचे होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा। अभी गाइस इन द मनी हो लेते हैं, समझो कि मार्केट सेम वापस वही देखते हैं, 16,975 है मार्केट। इन द मनी क्या होता है? जो टारगेट को ऑलरेडी हिट कर चुका है, मतलब कि 16,950 का अगर मैं कॉल खरीद रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है कि मैं इन द मनी खरीद रहा हूँ, क्योंकि 16,950 तो आके चला गया, 16,975 मतलब ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है। तो इन द मनी होगा 16,950 का कॉल, एट द मनी होगा 17,000 का कॉल, और उसके आगे के सारे कॉल ऑप्शन हमारे लिए आउट ऑफ द मनी होगी, क्योंकि हम लोग लंबा जा रहे हैं ना, हमारे टारगेट प्राइस जो होते हैं वो लंबे जा रहे हैं, लंबे नहीं जाने चाहिए, सबसे नज़दीक वाला एट द मनी का होना चाहिए। पुट ऑप्शन में भी देख लेते हैं इसी तरीके से। अगर मार्केट समझो 16,975 पे खड़ा है और मुझे लगता है यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, तो मैं अगर 17,000 का पुट खरीद रहा हूँ, मार्केट तो ऑलरेडी 17,000 के नीचे ही है, तो ये हो गया इन द मनी, जहाँ पे आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। 16,950 हो गया एट द मनी, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू बाई मोस्ट ऑफ द टाइम अंटिल अनलेस टर्म्स एंड कंडीशन आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो। और 16,975 से जितना नीचे जाओगे वो हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप बोलोगे 14,000 का पुट, तो आउट ऑफ द मनी हुआ, उसको खरीद के फायदा नहीं है, मार्केट उतना गिरता नहीं है, 6 दिन या 7 दिन में। हाँ मंथली भी आप खरीद रहे हो तो भी बहुत बार इतना तो नहीं गिरेगा भाई, वो क्रैश वगैरह होगा तो गिरेगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी हमेशा लंबा होता है। देखो आउट ऑफ द मनी सस्ते प्रीमियम्स होते हैं, क्योंकि मार्केट में जो टाइम होता है ना वो भी एक मैटर करता है, और आपका जो मैंने बोला ना आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, आपका स्ट्राइक प्राइस कितना लंबा है वो भी मैटर करता है। तो गाइस हमेशा एट द मनी खरीदना है, इन द मनी मोस्टली हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, काय को एक्स्ट्रा पैसे देने। और आउट ऑफ द मनी में क्या होता है ना, रिस्क होता है भाई, उधर तक मार्केट पहुंचा ही नहीं तो उतना
प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो इसके लिए एट द मनी में ट्रेड करना बेटर होता है। डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेटेजी कौन सी अप्लाई कर रहे हो, बट डेफिनेटली नॉट इन द मनी। यार क्यों एक्स्ट्रा पैसे देते हैं हम लोग। अगर मुझे पुट ही खरीदना है तो मैं 16,950 का ही खरीदूँ ना, जो 17,000 का पुट खरीद के अपना ज़्यादा पैसा प्रीमियम का क्यों दूँ ना। ऑलरेडी मैं वो टारगेट को तो क्रॉस कर चुका हूँ, ठीक है। तो पुट के लिए मार्केट नीचे जाएगा, 16,950 का एट द मनी होता है, 16,900 का इन द मनी आउट ऑफ द मनी होता है। तो आउट ऑफ द मनी भी हम लोग खरीदते हैं या एट द मनी भी खरीदते हैं, इन द मनी जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं। अभी वापस से चार्ट पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे 9,250 का एक अभी जो टाइम फ्रेम चल रहा है, जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो एट द मनी हो गया 9,250, 9,200, 9,150, 9,100, ये सब इन द मनी हुआ क्योंकि मार्केट वो सब क्रॉस करके 9,250 तक आया है। कॉल के लिए ये सब इन द मनी हुआ क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ये लेवल के आगे निकल चुका है कॉल के लिए, और 9,250 के जितना आगे जाऊंगा वो आउट ऑफ द मनी हुआ। आउट ऑफ द मनी में आप देखोगे कि आपको प्रीमियम्स जो होते हैं वो कम भरने पड़ते हैं, और जैसे जैसे आप एट द मनी आओगे एक प्रीमियम की एक अच्छी खासी लिमिट होती है। जैसे यहाँ पे जो आईवी है वो 38 रुपीज़ दिखा रहा है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, और लॉट प्राइस 146 दिखा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो आईवी जो होता है वो हालांकि उतना ही, यहाँ पे लॉट साइज जो एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, सॉरी, वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। माय मिस्टेक, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो होता है एट द मनी का 146 है, इन द मनी का 171 है, क्योंकि वो लेवल वो क्रॉस कर चुका है। लेकिन जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाओगे ना, ये वाला पार्ट है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस बढ़ते जाएगा, सॉरी कम होता जाएगा। जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाओगे कॉल के लिए 120, 198, 80, 64, तो ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू कम होना, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे कम होते जाती है, ओके। अभी होता क्या है, अगर मैं समझ मान लो कि 9,450 का एक कॉल खरीद रहा हूँ, मार्केट है अभी 9,250 पे, मैं भर रहा हूँ सिर्फ 64 रुपीज़, ये वाला प्राइस। सपोज़ कि मार्केट ऊपर आई 9,250 से मार्केट 9,300 तक आई, मेरा टारगेट है 9,450, लेकिन 3 दिन के बाद आई, तो मुझे इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि टाइम डीके भी तो हुआ, प्रीमियम डीके भी तो हुआ। इसके लिए हम लोग एट द मनी बात करते हैं हर बार। और उसी तरीके से उल्टा भी होता है, अगर मैं पुट की तरफ देख रहा हूँ, मार्केट 9,250 पे है, तो क्या होगा, मार्केट ने 9,300 का लेवल जो होता है उसके नीचे है, मार्केट 9,350 के नीचे है, मार्केट 9,400 के नीचे है, तो ये टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, इसके लिए इन द मनी हो गए। एट द मनी क्या होगा, 9,250 के नीचे एट द मनी क्या होगा, 9,200 का, ये देखिए 9,250, ये होता है एट द मनी। जो लेवल्स क्रॉस हो चुके हैं वो सारे होते हैं इन द मनी, और जो लेवल्स अभी अगर मार्केट गिरा और आएंगे तो होते हैं आउट ऑफ द मनी, लेकिन लंबे वाले आउट ऑफ द मनी। और जो मेन है वो है 9,250 एट द मनी, 9,200, 9,150, 9,100, मार्केट गिर रहा है, ये लेवल आने वाले, लेकिन लेवल काफ़ी लंबे है, इसके लिए आउट ऑफ द मनी उसको बोलेंगे। ज़्यादातर चाहे कॉल हो या पुट हो, आपको ट्रेड करना है एट द मनी में ही, ओके गाइस। तो आई होप सो आपको ये भी समझा हो। बायर्स और सेलर्स, देखो भाई, आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन को बाई भी कर सकते हो, ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी, ऑप्शन बायर्स क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। एक अंदाजा ले लो, आप कोई भी ऑप्शन बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस है कैपिटल में और प्रॉफिट में। प्रॉफिट कितना मिलता है, कैसे मिलता है, और कैपिटल कितना लगाना पड़ता है, ये सब के बारे में लोग बेसिक डिटेल्स में बात करेंगे अगली कुछ वीडियोस में। ये वीडियो में डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। तो बायर्स मतलब क्या, आप ऑप्शन खरीद भी सकते हो। इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि मोमेंटम रहेगा, ऑप्शन खरीदना भी अच्छा रहता है, ऑप्शन बेचना भी अच्छा रहता है। अगर मोमेंट नहीं है, मार्केट स्लो चल रही है, मार्केट साइडवे चल रही है, कुछ बड़ा कुछ अप डाउन नहीं दिखा रहा है मार्केट में मोमेंट, ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कितना होता है, सेल करने के लिए या शॉर्ट करने के लिए या बेचने के लिए ऑप्शन आपको कैपिटल अच्छा खासा लगता है, क्या, इसके बारे में लोग अलग से बात करेंगे। चलो अभी आखिरी 2 स्लाइड है, आपको समझ लेना है। मैंने है ना एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, आपको गूगल पे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, ये मेरा पर्सनल स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है। अभी ये अपस्टॉक्स का जो है ये इंटरफेस है, आप समझ लो क्या होता है अपस्टॉक्स में। ओवरव्यू, ये पूरा मैं डिटेल में बात करूँगा। ये है ओवरव्यू, ये है चार्ट, और ये है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन मतलब आपके पास अलग अलग ऑप्शन कौन से हैं, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी वाले। ये यहाँ पे ओआई दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, यहाँ पे आईवी दिखा रहा है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अभी आप समझो कि अभी का मार्केट कितने में चल रहा है, 29,896, और ये है बैंक निफ्टी, निफ्टी नहीं है। बैंक निफ्टी में जो गैप्स होते हैं वो 100 पॉइंट के होते हैं, निफ्टी में 50 पॉइंट के होते हैं, जो हम लोग ने लास्ट में देखा। 29,896, मतलब समझ लो कि अगला टारगेट कॉल के लिए बनता है 29,900 का, ठीक है गाइस। अगला टारगेट हमारे लिए क्या बनेगा, 29,900 का। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ एट द मनी की, तो 29,886, और बैंक निफ्टी के हिसाब से हमको अभी बैंक निफ्टी में जो है ना 25 के लॉट खरीद सकते हो आप, क्वांटिटी होती है 25 की। निफ्टी में क्वांटिटी होती है 50 की। निफ्टी में गैप्स होते हैं 50 के, बैंक निफ्टी में गैप होते हैं 100 पॉइंट्स के, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये है 50-50 निफ्टी, और ये है 25 लॉट्स का टारगेट और 100 पॉइंट्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है बैंक निफ्टी में, ओके। ये बहुत इजी है, इतना कुछ डिटेल में है नहीं, वो आपको धीरे धीरे समझेगा। तो बैंक निफ्टी में अगर ये मार्केट दिखा रहा है 29,896, अगला टारगेट मेरे लिए होगा, देखो स्पॉट प्राइस हो गया 29,873, यहाँ पे दिखा रहा है, ऊपर 96 दिखा रहा है। हम लोग अभी के लिए स्पॉट प्राइस ये कंसीडर करते हैं 873 दोनों के लिए। तो टारगेट प्राइस कॉल वाला हो जाएगा 29,900 फॉर कॉल एंड 29,800 फॉर पुट, वो बाद में देखते हैं, ये कॉल वाला है सबसे पहले। तो लॉट साइज है 25 का, ओके। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 223.90, मैंने यहाँ पे इजीली 223 कर लिया है। और बैंक निफ्टी में है, इसके लिए 25 का प्राइस चलता है, और 100 पॉइंट का गैप होता है, तो 896 का राउंड या फिर 873 का राउंड फिगर हम लोग करेंगे तो 900 आता है। तो हमारे लिए कॉल का टारगेट क्या बनता है, 29,900 का कॉल। 223 लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, सपोज मतलब पॉइंट वाला में नहीं गिन रहा हूँ, 25 का लॉट है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5,575 रुपये भरने पड़ेंगे कॉल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है गाइस।
और इसके बाद हम लोग देखेंगे पुट का कॉन्ट्रैक्ट। सपोज कि मेरे को न्यूज़ मिल गया कि भाई मार्केट तो गिरने वाला, बैंक निफ्टी गिरने वाला है, सेम 29,896 या फिर ये वाला ही समझ लो कि 29,873 अभी का स्पॉट प्राइस चल रहा है और मैं खरीद रहा हूँ पुट के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ पुट। तो लॉट साइज़ क्या है इसका, 25 का लॉट मिनिमम है अगर एक लॉट खरीदना है तो। अभी हम लोग जा रहे पुट मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखिए गाइस यहाँ पे देखिए मैं पुट मैंने क्लिक करके रखा है। पुट मतलब हम लोग ऊपर का डायरेक्शन में देखेंगे तो 29,873 का पुट होता है 29,800 का, क्योंकि 100 पॉइंट का गैप है ना बैंक निफ्टी में। इसके लिए 177.80 का अपना जो है LTP होगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगी। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितनी है 177, सॉरी एक सेकेंड, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 177। टारगेट हमारा नीचे की तरफ का पहला टारगेट 100 पॉइंट का होता है वो है 29,800 जो राउंड फिगर होती है। 177 पॉइंट में नहीं गिन रहा हूँ इजीनेस के लिए। 25 का लॉट मल्टीप्लाई करो 4,425 को आपको पुट का एक ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 25 क्वांटिटी है, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 25 क्वांटिटी है। कॉल का है वो 223 का है। देखिए मार्केट में अगर तेजी है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आप एक बात समझिए, देखिए 100 पॉइंट का गैप है ना, 29,873 है। तो 29,800 और 29,900, 900 का आएगा कॉल और 800 का आएगा पुट। अभी आपने देखा पुट कॉल का पैसा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मार्केट ने 800 से काफ़ी दूर होके 873 तक की जर्नी तय की है और मार्केट अपने कॉल साइड ज़्यादा पास है, तो डेफिनेटली उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी ज़्यादा है। इसके लिए आपको एक लॉट पड़ रहा है 5,575 का और पुट में एक लॉट पड़ रहा है 4,425 का। अभी ये टाइम वैल्यू के हिसाब से भी चेंज होता है, इसके इंट्रिंसिक वैल्यू भी के हिसाब से भी चेंज होता है। इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके हिसाब से भी चेंज होता है। जैसे अपने गामा है, थीटा, ये सब सुना रहेगा, ये सब टर्मिनोलॉजी हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर भी। और दूसरा होता है टाइम फैक्टर भी होता है। दूसरा होता है मार्केट का डायरेक्शन भी मैटर करता है। डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो कॉल ज़्यादा महंगे होते हैं, मार्केट के डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो पुट ज़्यादा महंगे होते हैं। न्यूज़ नेगेटिव है, कोई पॉलिसी डे है या फिर कोई इवेंट डे है या फिर कोई RBI या फिर कोई फेड की अमेरिका में कोई मीटिंग चलने वाली है या फिर कोई बैंक का कोई रिजल्ट आने वाला है, उनका एनुअल रिजल्ट आने वाला है, ऐसे इवेंट्स पे ना कॉल एंड प्राइस का भाव जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें काफ़ी मैनिपुलेशन होता रहता है। आपको जो देखना है वो चार्टिकली देखना है कि आपको क्या दिख रहा है और उसी हिसाब से ट्रेड करना है। ओके, तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझी हो। कुछ चीज़ें मैंने होल्ड पे रखी आपको अगली वीडियो के लिए। मोस्ट ऑफ द चीज़ें काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, ऑलमोस्ट समझो कि ये 50-55 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है गाइस, तो हम लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड में अपलोड कर देंगे और आई होप आप इतना अच्छा खासा मूल्यवान टाइम निकालेंगे, ये वीडियो को समझेंगे, देखेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो में कुछ करेक्शन चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड करिए प्लीज़। अगर आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए, नॉलेज बढ़ाइए। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उधर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर फास्ट नोटिफिकेशन आए और आप फटाफट ट्रेड करके राजू भैया की तरह नहीं बट समझदारी से अच्छे पैसे बना पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।